हेलो दोस्तों, इस समय जो चल रहा है वो चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव के मौसम में बहुत ढेर सारी जो है सर्वेज आ रहे हैं, ढेर सारे लोग आ रहे हैं और तमाम लोगों की मैं देखता हूँ, बकवास सुनता रहता हूँ। लेकिन इस पूरे इलेक्शंस के दौरान जो भी मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है और जो भी मैं सोच सकता हूँ विकल्पों के द्वारा, और जो भी मैंने थोड़े दिन, एक्चुअली मेरा ये फील्ड नहीं है अभी, लेकिन इस फील्ड में किसी ज़माने में एक ज़माना हुआ करता था जब मैं बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन मैं इसे आगे बढ़ा नहीं पाया क्योंकि आप समझते हो कि हर फैमिली के माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा जब पढ़ जाए तो उसे नौकरी करनी चाहिए, उसे ये करना चाहिए। लेकिन मेरा ज्ञान था शुरू से राजनीति के विषय में, तो राजनीति के बारे में मैं बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि 91 और 92 ये एक ऐसे क्षण थे मेरे लिए जो इसमें मैं यूपी बीजेपी का यूथ प्रेसिडेंट भी रहा इटावा डिस्ट्रिक्ट का, और मीटिंगों में भी भाग लेता था इटावा के संबंधित मीटिंग में। इस दौरान मैंने वो इलेक्शंस भी लड़वाए हैं जब बाबरी मस्जिद टूटी थी और उसके बाद इस्तीफा दे दिया गया था कल्याण सिंह जी के द्वारा। उस समय मैंने इलेक्शंस भी लड़वाए हैं, कुछ लोगों के पास मैं गया भी था, मैंने कुछ एमएलए भी जितवाए हैं, मतलब 5-6 एमएलए थे हमारे। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है जिसके आधार पर मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि आजकल मोदी जी या उनकी पार्टी एक ही बात कह रही है कि अब की बार 400 पार, और मैंने सुना है चाहे वो राज्यसभा का भाषण हो, चाहे अभी लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया हो, वो दो चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि वो ध्यान दे रहे हैं कि 370 प्लस सीटें हमारी आएँ, हर हालत में उन्हें 370 सीटें चाहिए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगले टेन्योर में जब मैं आऊँगा तो मुझे बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं। तो मतलब विज़न साफ है उनका विज़न है इस देश को बेहतर से बेहतर बनाने का। अब होता क्या है कि इस बीच में आपके पास बड़ी भ्रामक चीज़ें आती हैं। वो कुछ मीडिया ऐसा है जो मोदी का भक्त है एकदम। मैं देख रहा हूँ, इस पर देख रहा हूँ, मुझे कहने में परहेज नहीं है कि आप भक्त हो। कुछ मीडिया ऐसा है जो विरोधी है मोदी का। अब वो विरोधी क्यों है? या तो उनकी दुकानें चलना बंद हो गई हैं, या उनके ऊपर बाहरी शक्तियों का दबाव है जहाँ से उन्हें फंडिंग वगैरह होती है। कुछ चाइना के समर्थक हो सकते हैं, कुछ पाकिस्तान के समर्थक हो सकते हैं ये। और ये लोग अपना जो है जब भी बोलना है तो मोदी के विरोध में ही बोलना है, और जब भी बोलना है तो उसका गणित लगा के बोलना है। जैसे अभी मैंने देखा तो ये रवीश जी का आ रहा था, या इनका आप कह लीजिए आशुतोष जी हैं, उनका आता है, पुण्य प्रसून का है, अजीम अंजुम। वो तो बेकार आदमी है मेरे हिसाब से, पत्रकारिता के लायक नहीं है, मालूम नहीं पत्रकार कैसे बन गया, बेवकूफ़ आदमी है वो। और ये जो है प्रसून जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, रवीश जी, आशुतोष जी, ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही इन्होंने पारदर्शिता से काम भी किया है। लेकिन मालूम नहीं कुछ पिछले 10 सालों में इनसे क्या छीन लिया गया, या ऐसे इन्हें क्या बुरा लग रहा है। ये विरोध पे विरोध किए चले जा रहे हैं, बता रहे हैं 272 सीटें भी नहीं आएंगी, उसके भी लाले पड़ जा रहे हैं। हाँ, और एक और है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, वो भी पहले अच्छी पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब मेरे समझ में आता नहीं है। देखिए, और मैं बताऊं, मैं क्रोधित नहीं हूं किसी के ऊपर। पत्रकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश को बेवकूफ़ बनाने का काम जो पत्रकार करते हैं तो गुस्सा आती है मेरे दिल में और गलत सलत निकल जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोई पर्सनल व्यक्तिगत उनसे कोई वो नहीं है, तो अगर उन्हें किसी चीज़ से ठेस पहुँचे इस पूरे वीडियो के दौरान तो उनसे मैं माफ़ी भी मांगूंगा,
माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ और मैं अपनी बात आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें हैं 400 प्लस पार के लिए, दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है एनडीए की एकता, एकजुटता और एनडीए का जो है अपने ऊपर विश्वास और एनडीए द्वारा करी हुई चीज़ें। दूसरी तरफ है यूपीए। पहले ये यूपीए हुआ करता था, फिर इंडिया गठबंधन बनने की कोशिश हुई, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई नीतीश कुमार जी ने। इन्होंने कहा सब पार्टियां अगर एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन इस तरह के प्रयोग राजनीति में काफ़ी बार हो चुके हैं और काफ़ी बार विफल भी हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब ताकत क्या है, बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की ताकत है सबसे पहले तो मोदी, बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी चीज़ ताकत है इसकी मंदिर, जो अभी रामलला की स्थापना की गई है। तीसरी ताकत है इसकी महिलाएं, महिलाओं के लिए जो एम्पावरमेंट करने के लिए उन्हें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गैस हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उनके मकान हो प्रधानमंत्री योजना के तहत, या उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम मिनिमम जो है राशन मिलता है वो है उनके पास। महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हटा दिया, कितने बड़ा सुकून कर दिया। अभी यूसीसी भी आने वाला है, तो ये उसकी ताकत है। और तीसरी ताकत है मजबूरी। मजबूरी में ये कहूँगा कि अभी आप अगर मोदी से नाराज़ भी हैं, मान लो कुछ सारी चीज़ें तो सही नहीं होती, जब आप कोई काम करने जाते हो तो सारी चीज़ें तो सही नहीं होती, यही राजनीति में है। राजनीति में भी सारी चीज़ें सही नहीं होती। ऐसा होता कि राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं होता है। जैसे अभी एक आया है मामला, ये चंडीगढ़ में इलेक्शंस हुए थे, इसमें कुछ धांधलियाँ हुई और अगली पार्टी जो है कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सारी चीज़ें सही हो रही, लेकिन मोदी को अगर आप नहीं लाएंगे तो विकल्प क्या है आपके पास? मुझे तो नहीं लगता आपके पास कोई विकल्प है। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी जो भी इलेक्शन लड़ती है उसमें अपना पूरा दमखम झोंक देती है, और जो भी मोदी या बीजेपी की तरफ से आपको जो भी आश्वासन मिलते हैं वो होते हैं धीरे धीरे भले ही, लेकिन पूर्ण होते हैं। तो उसमें आपको विश्वास रखना चाहिए और ये मोदी की गारंटी को आपको मानना चाहिए। ये तो हो गई मोदी की स्टैंड। अब मैं बात करता हूँ इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की ताकत के रूप में मुझे कुछ समझ में अभी तक आया नहीं है कि इनकी कौन सी ताकत है। इनके पास पहले जब इन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, ये शायद बात है पिछले साल की 2022 की, अब जून की हो या जुलाई की हो, अगस्त की हो या अप्रैल की हो, मतलब इन्हीं महीनों में 3-4 महीनों में ये विचार हुआ कि एक गठबंधन बनना चाहिए और मोदी को हराने के लिए ज़रूरी है। उसके अगुवा थे आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार यादव जी। वो उस समय आरजेडी के साथ गठबंधन किए हुए थे, सरकार चला रहे थे। काफ़ी बार वार्ताएं हुई, काफ़ी बार लोग मिले, काफ़ी बार दौर हुआ वार्ताओं का, चाय पी, बिस्किट खाए और बात की। उसके बाद नतीजा मुझे निकलता हुआ नज़र किसी भी मीटिंग में नहीं आया। कभी ममता के साथ बैठते थे राहुल गांधी जी, कभी किसी के साथ बैठते थे, मतलब ये शो करने के लिए नहीं अभी स्ट्रांग हो रहे हैं और अब की बार बीजेपी पे मैं प्रेशर डालूंगा। ये प्रेशर की राजनीति खेल रहे थे, लेकिन वो राजनीति सफल हो नहीं पाई। अभी आप देखते हो कुछ दिन पहले जो है नीतीश आरजेडी से अलग हो गए, और आरजेडी से अलग होने का मतलब ये था कि अगर आरजेडी से अलग नहीं होते नीतीश जी तो नीतीश जी के सामने बहुत समस्याएं आ रही थी। उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ता और वो कहीं के न रहते, घर के रहते न घाट के रहते। दूसरी चीज़ ये भी थी, इंडी गठबंधन से उन्हें नाराज़गी ये थी, उन्हें कन्वीनर बनना था उसका, और वो ये कह रहे थे कि ये चुनाव जो लड़ा जाएगा वो मेरे फेस पे लड़ जाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ और ये जनता भी जानती है कि राहुल के पास फेस नहीं है, कांग्रेस के पास अपना कोई फेस नहीं है।
राहुल गांधी को मैं बहुत परिपक्व नेता नहीं मानता हूँ, शुरू से नहीं मानता हूँ, और वो कभी कभी बयानबाजी या कभी कभी कुछ भी चीज़ें ऐसी कह देते हैं जो कम से कम जनता के गले में नहीं उतरती है। वो ऐसी चीज़ें कहते हैं असंभव से संभव नहीं हो पाती वो चीज़ें, जैसे मशीन से सोना निकालेंगे, आलू डालेंगे सोना निकालेंगे। कैलकुलेशन उन्हें नहीं आती है। जब मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कहीं बात करते हैं, उन्हें नहीं आती है वो चीज़। जनेऊ बस धारण कर लिया, लंबा ट्रिबन लगा लिया, यात्रा के लिए निकल गए, झोला टांग के, बस यही उनका मकसद रह गया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब तक सोनिया जी हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में राहुल गांधी है, वरना राहुल गांधी, सोनिया का कभी निधन अगर होता है भविष्य में, तो राहुल गांधी यहाँ के लिए नहीं बने हैं। वो बाहर ही जाएंगे और बाहर ही मौज मस्ती करेंगे, वो इसी तरह के हैं। अभी दूसरी बात ये आती है कि अगर इंडी गठबंधन वाकई में चुनाव जीतने के लिए अग्रसर हो रहा था, तो होना क्या चाहिए था कि राहुल जी को इस समय जो है इंडी गठबंधन का संयोजन भली प्रकार से करना चाहिए था और अपने ऑफिस में बैठ के उसकी समस्याओं का निराधार करना चाहिए था और बैठ के बात करनी चाहिए थी कि कहाँ सीटों का बंटवारा होगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा, कहाँ कौन प्रचार करने जाएगा, ये सब करना चाहिए था। लेकिन वो कहाँ निकले हैं? वो निकले हैं सामाजिक न्याय यात्रा के लिए। कौन सी सामाजिक न्याय यात्रा देने की बात कर रहे हो आप? कौन सी समाज ने आपने किस समाज को न्याय दिया है? आपकी गवर्नमेंट तो नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक, राजीव जी तक, फिर नरसिंह राव जी तक रही है। मुझे लगता है करीब 50 वर्ष आपकी रही हो। 16 वर्ष तक करीब ये थे, 13 वर्ष तक फिर आपकी दादी जी थी, 5 वर्ष तक आपके पिताजी रहे, उसके बाद 5 वर्ष नरसिंह राव रहे, उसके 2 साल शास्त्री जी भी रहे, तो 12, 13, 25 और 16, 41, और बीच में भी आपकी समर्थित कुछ गवर्नमेंट रही। तो ये मुझे लगता है कि आपने 50 सालों में तो कुछ सामाजिक न्याय कर नहीं पाया। समाज को तोड़ने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। मुस्लिम को बांट दिया, हिंदू को बांट दिया, दलित को बांट दिया। दलित समाज के बीड़ा उठाए चलते हो, अपने को बोलते हो मैं मुस्लिमों का मसीहा हूँ। मुस्लिम उसी जगह पे आज भी पड़े हुए हैं अगर उन्हें देखा जाए जहाँ पहले थे वो। ठीक है, अब मालूम नहीं है आपकी कौन सी राजनीति है, क्या राजनीति आप करना चाहते हो, देश को बांट के राजनीति करना चाहते हो, कैसी राजनीति करना चाहते हो, तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी अपने आप को प्रोजेक्ट तो करते हैं कांग्रेस में, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हारते हैं तो हार दूसरे कारणों से हो गई, अपनी समीक्षा कभी नहीं करते, अपनी एनालिसिस कभी नहीं करते राहुल गांधी की मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी को चुनावी गणित भी नहीं मालूम है एक्चुअली, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, और जो इनकी पार्टी में जो भी अभी लीडर्स बचे हैं, यंग लीडर्स तो मुझे दिखता नहीं है। खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया है। अब 80 साल का गोड्ढा या 75 साल के बुढ़े, जो भी एज उनकी रही हो, खड़गे जी एक अच्छे लीडर हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन उतनी एनर्जी शेष नहीं है खड़गे जी के मन में। दूसरी चीज़ क्या है, खड़गे जी जो है बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अगर उनको के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो मैंने देखा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, और चाहे उनके कुछ भाषण हो, अभी तो वो क्या क्या कह जाते हैं भाषणों में उन्हें खुद ही नहीं मालूम रहता है। जनता उससे प्रसन्न हो रही है, नाराज़ हो रही है। ये तो रही उनकी कमियां। हाँ, उसकी एक अच्छाई है कि जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, उस तरह से कांग्रेस के लिए वो देवता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात सही है आपकी। अब मैं आता हूँ पत्रकारिता की ओर। पत्रकार जो कह रहे हैं, जो मोदी विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ये पत्रकार ये विरोध करके क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली कहना ये चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं मैं सेकुलर हूँ और सेकुलरिज्म को मैं
बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इस पे मुझे एक कहानी आती है। कहानी में क्या होता है, एक परिवार होता है, परिवार में पति और पत्नी होती है। पति बहुत मौज मस्ती वाला होता है, अक्सर बाहर रहता है नौकरी के सिलसिले में और कामों के सिलसिले में, और पत्नी बहुत धार्मिक होती है, वो डेली मंदिर जाती है। तो मंदिर में कुछ महिलाएं ऐसा है कि जब दोस्त हो जाती हैं तो कहती हैं कि देखो तुम तो बहुत अच्छी हो, मंदिर आती हो और पूजा करती हो, व्रत रखती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन आपका पति तो बहुत ही जो है बेकार आदमी है। मतलब महिला ने जब पूछा कि मतलब क्या है इसका, मेरा पति बेकार आदमी है, कि नहीं आपके पति का चाल चलन अच्छा नहीं है, समाज के स्तर से अच्छा नहीं है, और मुझे ऐसा भी पता चला है कि बहुत से महिलाओं के साथ उसके बहुत से संबंध हैं। तो पत्नी ने कहा नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, मेरा पति जो है मेरा भक्त है, मेरी बात भी मानता है, सब कुछ मेरे लिए अच्छा है, फिर भी आपने ये बात कही है तो इसको मैं एक बार देखूंगी ज़रूर। तो एक दिन पति जो है ऑफिस चला जाता है और पत्नी भी तैयार होके मार्केट जाने के लिए तैयार होती है। तब तक उसका पति आ जाता है। तो पति कहता है कहाँ जा रही हो? तो पत्नी कहती है मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए। पत्नी पति से बोलती है कि आप भी मेरे साथ चलोगे? बोले नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं सोने की कोशिश करूँगा, आप जाओ और मार्केट कर लो। पत्नी जाती है, मॉल में जाती है, तो उसे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो वो चीज़ें सोच के चली थी उसे लेना है। तो वो वापस घर आ जाती है, जल्दी ही घर आ जाती है। तो देखती क्या है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के दरवाजे में जैसे ही प्रवेश करती है तो उसे पति दिखते हैं, और पति किसी महिला के साथ बातचीत कर रहे होते हैं उस समय। तो उसे गुस्सा आता है, वो क्रोध भी करती है। तो पति क्या कहता है कि नहीं, ये सब मत देखो, ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम मेरे लिए बनी हो, और मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, और आज भी मैंने कोई विश्वास नहीं तोड़ा है। अपनी आँखों पे भरोसा मत करो, जो आपने देखा है वो आपने नहीं देखा है। आप केवल हमारी प्रेम में, हमारे प्यार को और हमारे साथ साथ रहने के बिताए हुए पलों को याद करिए, और उनके साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और आपने कुछ नहीं देखा यहाँ पर। तो दूसरे दिन पत्नी मंदिर जाती है, तो मंदिर में कहती है नहीं नहीं, आप लोग गलत कह रहे थे, और मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझसे आज भी प्यार करते हैं। तो मतलब इसी तरह से ये सेकुलरिज्म है आपकी। सेकुलर पत्रकार जो हैं इसी तरह का नैरेटिव प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं। आपको दिखे कुछ भी, लेकिन सोचिए कि अच्छा दिख रहा है और प्रेम की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी होता रहे, दंगे होते रहें, राहुल जी जो है बेवकूफ़ाना तरह के भाषण देते रहें, कांग्रेस कितना भी जो है। अरे मैं कहता हूँ जब आपने इंडी गठबंधन बनाया था तो सेक्रीफाइस तो आपको भी करना चाहिए था। ये कहाँ की बात हो गई कि सेक्रीफाइस करे दूसरा और राज करें आप तो यही समझते हैं ना कि आपका राज का जो चल रहा था वो तो आपका सब खत्म हो गया, तो आप अभी भी राजा की तरह व्यवहार करोगे, आप अभी भी राजकुमार की तरह व्यवहार करोगे। अरे आपको भी सेक्रीफाइस करना है। तो गठबंधन तो इसलिए नहीं हो पाया। और अभी देखो, अभी कल ही की बात है, ये परसों की बात है, ये अभी न्यूज़ आई थी कि LLD भी अलग हो रही है सपा से। अब सपा आपके साथ इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन वो आपको कितनी सीटें देगी? हद से हद 7 या 8, जिन पे भी आप जीत नहीं पाओगे। 1 या 2 सीट आप निकाल लो तो बहुत है, वरना 1 सीट भी नहीं निकलने वाली है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की अब की बार 0 सीट आनी है। अखिलेश जी उधर आपको 8 सीटें देने के लिए तैयार हैं, ठीक। 80 सीट्स का स्टेट, 8 सीट आपको मिल रही हैं। अब आप सोचिए, मायावती जी आपके साथ नहीं आ रही हैं, सपा से LLD भी बाहर हो रही है। पश्चिमी इलाकों में मतलब सपा का भी वर्चस्व खत्म होने जा रहा है, वहाँ भी बात नहीं बनेगी।
दूसरी चीज़, नीतीश जी अलग हो गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में इसके साथ आने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि तारीफ जब कोई नेता किसी नेता की करता है दूसरे की, तो आप मतलब साफ समझिए या तो उसके साथ वो राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही आपका हो रहा है इनके साथ। बंगाल में ले लीजिए, बंगाल में ममता दीदी आपके साथ नहीं है। अब जब ममता दीदी आपके साथ नहीं है तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा, मार्क्सवाद उनके साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं वहाँ की, सीपीआई है, सीपीएम है, जो भी हैं वहाँ के, उनके साथ जाना पड़ेगा। अब वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ आपको कितना फेवर करती हैं, आपको कितनी सीट्स देती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि उनका भी, वो भी सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका भी कुछ नहीं चल रहा है, धंधा पानी। अब एक बचे हैं स्टालिन, जो आपके साथ आ सकते हैं। अब बाकी का तो मुझे कोई लग नहीं रहा है कि आपके साथ आने वाला है। आपने कि जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने पंजाब में आपसे समझौता मना कर दिया है। दिल्ली में समझौता कर सकते हैं, दिल्ली में आपको 1 आध सीट दे सकते हैं, वो 2 सीट दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में वो या आप जीत पाएंगे। दिल्ली भी आपके हाथ में नहीं है। तो जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जिनमें सीटें आपकी हैं, जो मैं बताऊंगा आपको कितनी सीटें हैं, मेरे हिसाब से तो 258 सीटें हैं जो हिंदी प्रदेश हैं, और जहां आपका वर्चस्व होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाएगा। बाकी के में जो है क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रस्थ लोग हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग्स हैं। मतलब आप ऐसे मानिए कि 100 सीट्स तो ऐसी हैं, 543 सीट्स में, जहां लोकल पार्टीज़ और लोकल व्यक्ति ही वहां छत्र बना हुआ है, वो ही कामयाब होते हैं। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, इस तरह से होते हैं। उड़ीसा में भी आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो पिछले बार का जो प्रदर्शन था 52 सीट्स का, उससे भी नीचे आना है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, चाहे पत्रकार कुछ भी बोलते रहें। लेकिन मेरा एक अंदाज़ है कि इनका जो है, अगर 52 भी मैं मानूं तो इसमें मैं +10, +5 और -10 की पोजीशन है इनकी। या तो इनकी 42 सीटें आएंगी या 55 सीटों के आसपास आएंगी, इससे ज़्यादा इनकी सीट आ नहीं पाएंगी। और बाकी है, मैंने बोल दिया है, विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, मतलब जो और राजनीति करने वाले हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी करीब जो है 99 के आसपास सीट आती हैं, 99 के आसपास सीट्स आती हैं। कुछ निर्दलीय हैं, 20-25 निर्दलीय जीत के आ जाते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 42 सीट्स आपकी आती हैं, 100 सीट्स के आसपास उनकी आती हैं, बाकी लोगों की आती हैं, 142 सीट्स हो गई, और 20-25 उसकी आती, तो 175 सीट अगर 543 सीट्स में हटा दी जाएं, तो सीट आपकी कितनी बचेंगी? सीट आपकी बन जाएंगी करीब 378 के आसपास, 378 ही बचेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो 378 बीजेपी को मिल सकती हैं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन तब मिल सकती हैं जब ये जो है अपना, जो इनके स्टेट्स हैं कुछ दक्षिण भारत का पार्ट जो दक्षिण का है, जैसे आपका केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, आपका आंध्रा हुआ, आपका तमिल हुआ, तमिलनाडु हुआ, इसमें आपकी एक भी सीट्स नहीं है, अभी 0 सीट्स हैं। अगर इसमें आपका अच्छा काम हो जाता है, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि आप कम से कम 10 से 12 सीट तक इन स्टेट्स में जीत पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपकी वोट परसेंटेज कुछ बढ़ेगी, कुछ आपको अच्छे से वहाँ का अध्यक्ष भी मिल गया है तमिलनाडु का। केरला में भी आपकी बात चल रही है एनडीए की कुछ पार्टियों से गठबंधन करने के लिए। दूसरा क्या है, कुछ माहौल ऐसा है कि 3-4 लोकसभा सीट में कि इनको अच्छा वो मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा बीजेपी को। तो आप ये मान के चलिए कि 15 सीट्स वहाँ आप ले जाएंगे।
यहाँ कर्नाटका में पोजीशन स्ट्रॉन्ग है आपकी, 28 सीट कर्नाटका में ले जाएंगे। ऐसे आपको जो 129 सीट वहाँ पड़ती हैं इन 4 स्टेट्स को मिला के, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्रा हुआ, कर्नाटका हुआ, इनमें टोटल 129 सीट्स हैं। इनमें आपको मुश्किल से जो है, मुझे ऐसा लगता है 40 सीट्स के आसपास मिलेंगी। 40 सीट्स आपकी यहाँ से हो गई। बाकी की 333 सीट्स जो हैं वो आपको हिंदी भाषी या जहाँ आपका वर्चस्व है, जैसे असम आपका अच्छा है, आपके उड़ीसा में भी आपका अच्छा अब की बार प्रदर्शन होना है ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र में फेवरेबल कंडीशंस हैं आपके सामने, उद्धव भी आ जाएंगे तो आपकी सीट्स और बढ़ जाएंगी। आपकी सीट्स करीब जितनी भी सीट्स वहाँ पे हैं करीब आपकी सीट्स करीब 38-40 के आसपास सीट्स आ जाएंगी वहाँ। बिहार में आपको नीतीश के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश जी के आने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर हुई है, नीतीश को लेने का आपका मकसद ये था, मुझे ऐसा लगता है एनडीए का जो मकसद था कि जब आपके इंडी गठबंधन बनने जा रहा था तो नीतीश बाबू ही इसकी पहल कर रहे थे। वो अगुआ थे एक तरह से सबकी मित्रता कराने में, कन्वीनर बनने की चेष्टा कर रहे थे, बनाया नहीं आपने, वो यहाँ से चले गए। तो जब आपको जोड़ने वाला है उसका जब आपसे अलग हो जाता है तो होता क्या है कि इसका इम्पैक्ट जनता पे जाता है। जनता इसे खराब मानती है और जनता इसे पचा नहीं पाती है, ठीक है ना। और जनता ये भी समझने लगती है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी ये कमियां और आपकी बीजेपी की अच्छाइयां मैंने बता दी। 400 प्लस आने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि उस वीडियो में मेरे हिसाब से मेरा परसेप्शन जो है, मेरा प्रेडिक्शन है और मैंने जो राजनीति को समझा है उससे मैं बताऊंगा कि मेरा प्रेडिक्शन अपना खुद का क्या है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।